नमस्ते। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जो हर किसी के प्रोफेशनल जीवन से जुड़ा है और वो है वर्कप्लेस पर एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल का अधिकार। चलिए मिलकर समझते हैं कि यौन उत्पीड़न से निपटने की पूरी प्रक्रिया क्या है, ताकि सभी अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो सके। तो चलिए सीधे इस अहम सवाल पर आते हैं। यही सवाल असल में इस पूरी बातचीत की जड़ है। एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो ना सिर्फ सर्वाइवर को हिम्मत दे, बल्कि प्रोसेस में शामिल हर व्यक्ति के लिए फेयर भी हो। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है और इसी बैलेंस को बनाने के लिए भारत का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, जिसे हम सब पॉश एक्ट के नाम से जानते हैं, बनाया गया है। ये विश्लेषण इसी कानून के तहत बनाए गए प्रोसीजर का एक क्लियर रोड मैप देने वाला है। अपने इस सफर में हम 4 मेन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम सेफ्टी के कानूनी ढांचे को देखेंगे, फिर बात करेंगे कि निवारण के लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं, उसके बाद फॉर्मल इंक्वायरी के हर स्टेप को समझेंगे और आखिर में न्याय और बड़े सिस्टमैटिक बदलावों पर एक नज़र डालेंगे। तो इस पूरी व्यवस्था की नींव है पॉश एक्ट। देखिए, यह सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसे वर्क प्लेसेस को सबके लिए सेफ बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये जो ढांचा है ना, ये कई अलग अलग सिचुएशंस को संभालने के लिए बना है। इसके सेंटर में होती है एक इंटरनल कमेटी यानी आईसी, या फिर लोकल कमेटी एलसी। अब ये कमेटी दो रास्ते देती है। एक है इनफॉर्मल, मतलब सुलह समझौते का, और दूसरा है फॉर्मल, यानी पूरी जांच पड़ताल का। और हाँ, ये पूरी प्रोसेस नेचुरल जस्टिस, प्राइवेसी और टाइम पर समाधान जैसे ज़रूरी सिद्धांतों पर टिकी है। और सबसे बड़ी बात, ये सब करते हुए भी क्रिमिनल शिकायत दर्ज करने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति को पहला और सबसे ज़रूरी फैसला लेना होता है। क्या इनफॉर्मल यानी सुलह का रास्ता चुनना है या फिर फॉर्मल इंक्वायरी की प्रक्रिया शुरू करनी है? चलिए इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसे समझते हैं। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो इनके मकसद का है। सुलह, जिसे कॉन्सिलेशन भी कहते हैं, पूरी तरह से वॉलंटरी है और इसका मकसद बातचीत से कोई हल निकालना है। दूसरी तरफ इंक्वायरी एक फॉर्मल फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस है। इसे एक तरह की इंटरनल कोर्ट प्रोसीडिंग्स जैसा समझ सकते हैं, जहां सबूत देखे जाते हैं और फिर एक फैसला सुनाया जाता है। सुलह के बारे में एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पैसों का लेन देन करके शिकायत वापस ले ली जाए। कानून में इस पर सख्त पाबंदी है। इसका असली मकसद आपसी सहमति से हल निकालना है। अगर सुलह हो जाती है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। अच्छा, अगर सुलह का ऑप्शन नहीं चुना जाता या फिर वो कोशिश नाकाम रहती है, तो फिर मामला फॉर्मल इंक्वायरी के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। ये एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप सफ़र है। ये स्लाइड पूरी प्रोसेस का एक तरह का से मैप है। शुरुआत होती है एक लिखित शिकायत से, फिर कमेटी देखती है कि मामला बनता है या नहीं, जिसके बाद फॉर्मल इंक्वायरी शुरू होती है, एक रिपोर्ट तैयार होती है और आखिर में उस रिपोर्ट पर एक्शन लिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में टाइमलाइन बहुत मैटर करती है। शिकायत घटना के 3 महीने के अंदर अंदर दर्ज करानी होती है। हाँ, कुछ खास मामलों में इसे और 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। और एक बार जब फॉर्मल इंक्वायरी शुरू हो गई तो कमेटी के पास 90 दिन का वक्त होता है। इसी टाइम फ्रेम में उन्हें अपनी पूरी जांच करके रिपोर्ट सौंपनी होती है। और आखिर में जब रिपोर्ट एम्प्लॉयर के पास पहुंच जाती है तो उसे 60 दिनों के अंदर उस पर एक्शन लेना होता है। ये डेडलाइंस इसलिए हैं ताकि पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। जांच के दौरान पीड़ित की सेफ्टी और सपोर्ट के लिए भी कुछ इंतजाम हैं, जिन्हें अंतरिम राहत कहते हैं। इसमें 3 महीने तक की पेड लीव, पीड़ित या आरोपी का ट्रांसफर या फिर काउंसलिंग सपोर्ट जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो मुआवजे का भी प्रावधान है, और ये कोई रैंडम अमाउंट नहीं होता। इसे तय करते वक्त मानसिक सदमा, इनकम का लॉस और करियर पे पड़े बुरे असर जैसी कई बातों को ध्यान में रखा जाता है। और न्याय हो, इसके लिए ये अमाउंट दोषी की सैलरी से भी काटा जा सकता है। अच्छा, ये पूरी जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर चलती है। अब इस सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि दोनों पार्टियों को अपनी बात रखने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया बिल्कुल फेयर होगी, बिना किसी भेदभाव के। और प्रोसेस को सिंपल रखने के लिए इसमें आमतौर पर वकीलों को शामिल होने की इजाजत नहीं होती। तो जांच पूरी हो गई, रिपोर्ट आ गई। अब आगे क्या? अब हम प्रोसेस के फाइनल स्टेज में हैं। चलिए देखते हैं कि इसके नतीजे क्या होते हैं, अपील के क्या ऑप्शंस हैं और इसका ओवरऑल असर क्या होता है। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो कंपनी कई तरह के एक्शंस ले सकती है।
ये एक सिंपल वार्निंग से लेकर प्रमोशन या सैलरी हाइक रोकने या फिर नौकरी से निकालने तक कुछ भी हो सकता है। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पॉलिसीज में सुधार करने के लिए भी कहा जा सकता है। अगर किसी भी पार्टी को लगता है कि जांच की प्रक्रिया ठीक से नहीं हुई या फैसले में कोई गड़बड़ी है, तो उनके पास 90 दिनों के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या कोर्ट में अपील करने का अधिकार होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि पॉश जांच और क्रिमिनल केस ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। पॉश का मकसद वर्कप्लेस को सेफ बनाना है, वहीं क्रिमिनल केस भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत चलता है, जिसमें पुलिस, कोर्ट और जेल जैसी सजा हो सकती है। और ये दोनों प्रक्रियाएं एक ही समय पर साथ साथ चल सकती हैं। देखिए, कानून तो अपनी जगह है, पर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो इस पूरी प्रोसेस को और ज्यादा असरदार और सेंसिटिव बना सकती हैं। जैसे कि ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड इंक्वायरी, मतलब जांच इस तरह से हो कि पीड़ित को बार बार उस दर्दनाक घटना से ना गुजरना पड़े। और जांच के बाद भी मॉनिटरिंग जरूरी है, ताकि बदले की भावना से कोई एक्शन न लिया जाए और वर्कप्लेस वाकई सेफ बन सके। और आखिर में ये बात इस पूरे मुद्दे का सार है। एक असरदार निवारण सिस्टम सिर्फ किसी एक इंसान को न्याय दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक फेयर और बराबरी वाले समाज को बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। कानून और पूरा ढांचा अपनी जगह है, लेकिन जमीनी हकीकत में असली न्याय पाने के रास्ते में आज भी क्या चुनौतियां हैं, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर में, जहां ये कानून अक्सर पहुंच ही नहीं पाता या जहां पावर इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है। इन चुनौतियों को समझना ही एक ज्यादा सुरक्षित और न्यायपूर्ण वर्कप्लेस बनाने की दिशा में हमारा अगला कदम होगा।